ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ अंकित भारद्वाज और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक लाइफ में भी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। क्योंकि देखिए, आपके एकेडमिक लाइफ में तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है ये और इससे क्वेश्चन आता ही है हर एग्ज़ाम में। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना आपको एक बिजनेस का बैकग्राउंड समझ में आएगा कि ऑब्वियसली आप कॉमर्स लेके पढ़े तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ है वो बिजनेस से तो रिलेटेड रहेगा ही। तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अपने सबसे पहले लिख लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता क्या, उसके बाद एक एक करके हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को समझते जाएंगे। फाइन, तो आपको मेरे साथ लिखना है। लिखिए सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपको मेरे साथ लिखना है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हेडिंग डालिए। लिखिए the activities which can be performed only by human beings, the activities which can be performed only by human beings is called human activities। बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग ही परफॉर्म कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। दिस डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, बट इसको समझने के लिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन से तो आपको समझ में आया ही होगा कि कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फाइन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, why do we perform human activities? Why do we perform human activities? हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म किस लिए करते हैं? एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अराइज होता ही है कि वाई डू वी परफॉर्म ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई तो रीज़न होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का। तो इसका आंसर क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म क्यों की जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न, तो आपको क्या आंसर देना है? जो आंसर मैं अभी लिख रहा हूँ, लिखिए, इट इज़ टेकन टू सेटिस्फाई, या इट इज़ परफॉर्म्ड और टेकन, इट इज़ परफॉर्म्ड or taken to satisfy human wants। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म की जाती है तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। आप क्या बोलोगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ में आया? अगर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि टिल when the human activities till when the human activities is performed या are performed, till when the human activities are performed, एक क्वेश्चन अगर अराइज होता है till when the human activities are performed, अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कब तक परफॉर्म की जाती है, तो इसका आंसर इज इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। वेरी सिंपल। क्या आंसर है इसका? इट कंटिन्यूज, इट कंटिन्यूज ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। इट कंटिन्यूज throughout
ह्यूमन लाइफ। सर इसका मतलब मेरे को समझा दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय इट कंटिन्यूज थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ, इसका मतलब क्या है? देखिए जब तक ह्यूमन लाइफ है, जब तक ह्यूमन लाइफ है, ऑब्वियसली जब तक आपका लाइफ है तब तक आप कुछ ना कुछ तो करोगे। और आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, जो कुछ भी आपकी जो भी एक्टिविटी है, सिंस आप ह्यूमन बीइंग हो और आपकी कोई भी एक्टिविटी है, बिना एक्टिविटी के तो आप रह नहीं सकते। आप सो रहे हो ये भी एक एक्टिविटी है, समझ में आया? आप जितना दिन आपका लाइफ रहेगा, जितना दिन आप इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करते हो, जितना दिन आपका लाइफ है, उतना टाइम तक आप ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। मतलब जब तक ह्यूमन लाइफ है तब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यू हो गई। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कि वाई डू वी परफॉर्म ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो आंसर क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। आप कुछ भी करते हो अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका नीड्स तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। आप सो रहे हो तो आपका नींद पूरा हो रहा है, आप वॉक कर रहे हो तो आपका पाँव का एक्सरसाइज हो रहा है, आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच रहे हो, आप लिख रहे हो तो अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, तो आप खा रहे हो अपना बॉडी का ग्रोथ के लिए, आप खा रहे हो, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ना अपने लाइफ में, उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, ठीक है। और आपका कोई ना कोई वांट्स तो सेटिस्फाई होता ही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्यों लिया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ में आया? नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए ह्यूमन एक्टिविटी को परफॉर्म करने का ना मेनली दो ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है मनी और दूसरा होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। पहला होता है मनी और दूसरा होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मनी का मतलब क्या हुआ, पर्सनल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, तो ऑब्वियसली सिंस मैं आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मैं आपसे चार्ज कर ही रहा हूँ। और आप जो मेरे को पैसा दे रहे हो उससे मेरा क्या हो रहा है, मनीटरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम परफॉर्मिंग a certain activity, and any activity which is performed by human being is called human activity. So obviously teaching comes under the purview of human activities. तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो ह्यूमन एक्टिविटी है ही, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को फीस दे रहे हो तो मेरा एक मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। तो देखिए पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, वो है क्या, मेरा एक ऑब्जेक्टिव, मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव, वो तो पूरा हो रहा है। साथ ही साथ देखिए मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ माई पैशन। तो पढ़ा के मेरे को ना बहुत पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मेरा कहीं ना कहीं देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से आपका दोनों ऑब्जेक्टिव पूरा हो। जैसे मान लीजिए मुझे शौक है गाना गाने का, और मैं मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, मैं अपने मन को खुश करने के लिए गाता हूँ, मेरा एक आर्टिस्टिक वैल्यू सेटिस्फाई होता है, इसलिए मैं गाना गाता हूँ। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जो मेरा सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन फुलफिल कर रहा है। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे वो जॉब करना इतना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे इसके लिए एक एडिक्वेट सैलरी मिलती है और मेरा मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। तो ये मेरा देखिए जॉब करना मेरा कोई पैशन नहीं है, मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई, मेरा कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी, मतलब मेरा जो मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए इससे पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका आपका मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव और पर्सनल सेटिस्फैक्शन दोनों फुलफिल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आई एम टीचर बाय चॉइस, मैंने टीचिंग को चूज़ किया है क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है, फाइन। तो मेरा एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो पूरा ही हो रहा है, और सिंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपसे फीस मिल रही है, तो मेरा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। समझ में आया? तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करने का दो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला मनी एंड दूसरा इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, फाइन। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, लिखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ
ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है ना, वो दो पार्ट में क्लासिफाई हो सकती है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रादर आप एक्टिविटीज लिखिएगा। मैंने क्या बोला, हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। समझ में आया? सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो आपको मेरे साथ लिखना है। पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो लिखना स्टार्ट कर लीजिए। इट इज़ अंडरटेकन टू, इट इज़ undertaken to, economic activities is undertaken to earn, economic activities is undertaken to earn a living and thereby earn a living and thereby economic activities is taken, economic activities is undertaken to earn a living and thereby satisfy human wants. Economic activities is undertaken to earn a living and thereby satisfy human wants. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objective behind performing economic activities? तो इसमें लिखिए, its objective is to, its objective is to earn and create wealth. क्या बोला मैंने? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न एंड क्रिएट वेल्थ। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई भी ह्यूमन बीइंग क्यों परफॉर्म करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे, ताकि वो इनकम अर्न कर सके और वेल्थ क्रिएट कर सके। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत हद तक पूरा होता है टीचिंग से, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं पैसा ही है ना। मैं अपना कहीं ना कहीं लाइवलीहुड तो अपना टीचिंग से अर्न करता हूँ ना, तो ये मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा क्योंकि आई एम अर्निंग इनकम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों अंडरटेक की, मैंने टीचिंग क्यों अंडरटेक की? इट इज़ रीज़न इज़ टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो देखिए मेरा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्या बताया? इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू अर्न एंड क्रिएट वेल्थ। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? फाइन। अभी चलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? आपको लिखना है, लिखिए, इट इज़ टेकन टू सैटिस्फाई, इट इज़ टेकन टू सैटिस्फाई, it is taken to satisfy social, religious, and sentimental requirements। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखिए, टू अर्न लव, sympathy, to earn
love, to earn love, sympathy, to earn love, sympathy, religious and patriotism. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी ह्यूमन बींग क्यों अंडरटेक करता है, टू सेटिस्फाई हिज और हर रिलीजियस, सेंटिमेंटल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स. अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या है. देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, मेरे को बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है. तो कहीं ना कहीं मेरी एक रिलीजियस फीलिंग जो है, वो रिलीजियस जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने चला गया, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को इमोशनली बहुत मैं बूस्टअप फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये मेरा सोशल रिक्वायरमेंट हो गया. मैं कोई शादी में जा रहा हूँ, किसी फ्रेंड की शादी में गया, किसी रिलेटिव की शादी में गया, क्योंकि उसने मुझे इन्विटेशन दिया था. वहाँ जाके मेरा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है. उसके लिए मेरे को पैसा थोड़ी मिल रहा है कोई. और जैसे मान लीजिए कि मैं किसी अपने अपने मतलब ख़ास लोग से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक मेरे एक सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, उसका मुझे पैसा थोड़ी मिल रहा है. तो ये सब क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न लव, सिंपैथी, रिलीजियस एंड पेट्रियटिज्म. अब जैसे मान लीजिए देश के लिए अपना कुछ कर रहे हो, आप देश के लिए मतलब मान लीजिए आपने कुछ डोनेट कर दिया, या फिर मान लीजिए देश के लिए आपने कविता लिखी, उसके लिए आपको कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है. आपके देश के लिए आपकी जो फीलिंग है 15 अगस्त, 26 जनवरी या जनरल कोर्स में आपको जो फीलिंग है, एक प्राइड फील होता है जब अपने नेशनल एंथम गाते हैं, तो इसके लिए अपने को पैसा थोड़ी मिलता है, लेकिन अपना कहीं ना कहीं एक अपना एक पैट्रियाटिक फीलिंग बूस्टअप होता है, अपने को सेंटिमेंटल फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है, अपने इमोशनल हो जाते हैं, अपने मोटिवेटेड भी फील करते हैं. तो ये सब क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का. समझ में आया आपको अच्छे से? फाइन. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते, चलिए एग्जाम्पल भी लिख लेते साथ साथ. लिखिए लिखिए. पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल लिख रहे हैं. लिखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. दूसरा सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, legal services by lawyer, legal services by lawyer, services of teacher, services of teacher, services of teacher in school and colleges, etc. और अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल लिखिए. लिखिए टेकिंग डिनर विथ फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, cooking food for family, morning walk, etc. अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, क्यों प्रोड्यूस किया, ताकि आप उस गुड्स को मार्केट में बेच सको, आपके पास पैसा आ सके, ठीक है. सेलिंग ऑफ गुड्स मैंने आपको बताया, कभी कभी हम लोग खरीद के भी बेचते हैं गुड्स, तो सेल क्यों करते, क्योंकि पैसा आ सके. मैं लॉयर हूँ, मैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, तो ऑब्वियसली मुझे फीस मिलेगी, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल हुआ. अगर मैं टीचर हूँ
और मैं अगर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मुझे अपनी फ़ीस या मुझे मेरी सैलरी मिलेगी स्कूल या कॉलेजेस से, तो मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम सारे फैमिली मेम्बर्स जो इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एक मतलब इमोशनल बॉन्ड हम लोग का क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है फैमिली के बीच में, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे को पैसा थोड़ी मिल रहा है मेरे पापा से, मेरा एक इमोशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज मान लीजिए कि संडे का दिन है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, फादर के लिए मैं पास्ता बना रहा हूँ, मम्मी के लिए मैं मम्मी की कोई स्पेशल डिश मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ अगेन एक इमोशनल फीलिंग क्या हो रही है मेरी, फुलफिल हो रही है। तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ ताकि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहे, पॉजिटिविटी फील हो मुझे, तो ये भी क्या हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़े। हम लोग पढ़ रहे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, चैप्टर का क्या नाम है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। उसमें हम लोगों ने पहला चीज़ क्या कवर किया, हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दो एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि वाई डू वी परफॉर्म ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज़ इट इज़ परफॉर्म और टेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो कब तक हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, जब तक ह्यूमन लाइफ है तब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होगा ही। फिर है ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का दो ही ऑब्जेक्टिव होता है, पहला क्या होता है, मनी, एंड द सेकेंड वन इज़ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मॉनिटरी बेनिफिट तो फुलफिल हो रहा है, साथ ही साथ मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है करना। आई फील वेरी फील अलाइव व्हेन आई टीच, इट्स अ काइंड ऑफ पैशन फॉर मी। तो मुझे टीचिंग करके एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो देखिए इस ह्यूमन एक्टिविटी जो कि मेरे लिए टीचिंग है, टीचिंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी फॉर मी, फॉर एवरी वन इट इज़, जो भी टीचिंग करते हैं उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी है। तो मेरा तो देखिए मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता है, मेरा सब पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी फुलफिल होता है, तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव दोनों फुलफिल हो जाता है, किसी का एक भी होता है किसी का दोनों भी होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या है, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब कि जिस एक्टिविटीज़ से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, मॉनेटरी बेनिफिट होता है, तो वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न एंड क्रिएट वेल्थ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गुड्स का प्रोडक्शन करना, गुड्स को बेचना, अगर कोई लॉयर है जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई टीचर है जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फाइन। फिर मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, it is an activity which is taken to satisfy social, religious and sentimental requirements। देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव मनीटरी बेनिफिट कमाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बींग का सोशल, सेंटिमेंटल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न लव, एम्पैथी, रिलीजियस एंड पैट्रियोटिज्म। देखिए देश भावभक्ति की फीलिंग, आपकी मतलब आध्यात्मिक फीलिंग जिसको हम लोग रिलीजियस फीलिंग्स बोलते हैं, किसी के प्रति सिंपैथी की फीलिंग या आपके प्रति किसी की सिंपैथी की फीलिंग, लव, अफेक्शन, ये सब क्या है, ये होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि आज मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट एग्जांपल हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। और मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आप फैमिली से पैसा थोड़ी लोगे। और थर्ड इज़ आप मान लीजिए अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। क्लियर हो गया, फाइन। चलिए अब हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हेडिंग डालिए, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक
एक्टिविटीज़, इसको हम लोग सिर्फ पॉइंट्स में ही पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखिए नंबर 1 लिखिए इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव पहला क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। दूसरा लिखिए कैरेक्टरिस्टिक, लिखिए प्रोडक्टिव। दूसरा है प्रोडक्टिव। तीसरा लिखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज। चौथा लिखिए रैशनल यूज। चौथा लिखिए रैशनल यूज। पांचवा लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। पांचवा लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्स नंबर पॉइंट लिखिए लीगली वैलिड। लीगली वैलिड। लीगली वैलिड। सेवन नंबर पॉइंट लिखिए सोशली डिजायरेबल। सोशली डिजायरेबल। तो 7 पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक मोटिव, सेकंड वन इज प्रोडक्टिव, थर्ड वन इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फोर्थ वन इज रैशनल यूज, फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्स वन इज लीगली वैलिड एंड सेवन वन इज सोशली डिजायरेबल। चलिए इकोनॉमिक मोटिव के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक मोटिव। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म करते हैं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टू क्रिएट इनकम एंड वेल्थ। क्या बताया था मैंने, टू क्रिएट इनकम एंड वेल्थ। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहोगे, आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मॉनिटरी इनकम अर्न करना, पैसा कमाना, राइट। और पैसा आदमी दो रीज़न से कमाता है, अपना प्रेजेंट इनकम के लिए जिसको हम लोग इनकम बोलते हैं, दूसरा आप जो उससे एसेट वगैरह बना लेते हो जो आपको फ्यूचर में और भी आपको कैश इनफ्लोज कमा के देंगे, राइट। तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न और टू क्रिएट इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। एंड नाउ प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव किस पर्सपेक्टिव से होती है अपने बात करते हैं। देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीन चीज़ करते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव पॉइंट के अंदर क्या चीज़ कवर हो रहा है, हम लोग तीन चीज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज exchange of goods and services, and third one is distribution, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटीज़ जो है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही कवर हो जाती है, जिसको हम लोग एक प्रोडक्टिव फंक्शन के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसमें ये 3 चीज़ कवर हो जा रही है जो कि एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। क्लियर हुआ? चलिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल। क्या बोला मैंने? whenever I am talking about economic resources I am talking about 3 things. What are those 3 things? Land, labor and capital. Land, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। और आपको पता है कि रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज़ करना इज़ अ बिग चैलेंज। ठीक है, तो जब हम लोग इन तीनों रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्वियसली अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस, तो कहीं ना कहीं ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, रैशनल यूज़ मैंने अभी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि देखिए रिसोर्सेज जो होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप उसको सही ढंग से नहीं यूज़ करते तो क्या होता है, बिजनेस को फ्यूचर में लॉसेस सफ़र करना पड़ता है और कहीं ना कहीं कभी कभी बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है। राइट, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बहुत ही रैशनल ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? आज देखिए कोई भी बिजनेस, आज मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो आज मान लीजिए 500 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहा है। ठीक है, अब 10 साल बाद भी अगर वो वही अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ लैक कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कहीं ना कहीं ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए वेल्थ और इनकम तो कमाना है, साथ साथ बिजनेस को इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोवाइड करानी कि आज अगर 500 करोड़ कमा रहा है तो कल उससे ज़्यादा ही कमाएं। लीगली वैलिड, ऑब्वियसली व्हाट डू यू मीन बाय लीगली वैलिड? देखिए लीगली वैलिड का मतलब ही क्या हुआ? लॉफुल। लीगली वैलिड का मतलब क्या हो गया? लॉफुल। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें, आज कल को मान लीजिए कि मुझे किसी का मर्डर करने के लिए पैसा मिल गया, मेरा तो मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है और मैं ऑब्वियसली एक्टिविटी ही कर रहा हूँ, बट इसको कहीं भी किसी भी एंगल से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं माना जाएगा क्योंकि इट्स अनलॉफुल, इट्स नॉट लीगली वैलिड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तभी बोला जाएगा जब वो लीगली वैलिड होगा। समझ में है? नाउ व्हाट इज सोशली डिज़ायरेबल? हम आपको बता रहे हैं सोशली डिज़ायरेबल मीन्स डिज़ायर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। डिज़ायर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, इसका मतलब समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। हम लोग सिर्फ की पॉइंट्स पढ़े क्योंकि इट्स काइंड ऑफ जनरल डिस्कशन वाला थिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशली डिज़ायरेबल? आज मान लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया, सोशली डिज़ायरेबल का मतलब होता है डिज़ायर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। क्या है ये सोशली डिज़ायरेबल? जिन चीज़ों को सोसाइटी डिमांड भी करती है और साथ ही साथ उसको एक्सेप्ट भी करती है। पैंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है, तो आपको पता है हम लोग को यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण क्या हुआ, जिन जिन जगहों पे, अब ऑब्वियस बात है हो रहा है वो अलग बात है बट होना नहीं चाहिए। राइट, तो हम लोग को तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, जो भी रेगुलेशंस हैं वो तो मानना ही पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट था, ये गाइडलाइंस था, पैरामीटर था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग को कहीं पे भी ना ह्यूज क्राउड्स को इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग की जो क्लासेस चलती थी ऑफलाइन उसमें तो काफ़ी बच्चे आते थे, लाइक एक एक बैच में 200-300 स्टूडेंट्स का क्राउड इकट्ठा हो जाता था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, उस क्राउड को हम लोग इकट्ठा होने से रोकना पड़ा। तो हम लोग क्या सोल्यूशन लेके आए, आज अगर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही थी तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हैम्पर हो रही थी। तो सोसाइटी, जो स्टूडेंट की सोसाइटी है वो क्या डिमांड करी थी, कोई ऐसा मॉडल जिनका उनका हेल्थ भी सेफ रहे और साथ ही साथ उनका पढ़ाई भी हैम्पर नहीं हो। तो इसका सोल्यूशन हम लोग क्या लेके आए, हम लोग लेके आए ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप अपने घर में बैठ के कहीं भी बैठ के आप पूरा पढ़ाई कर सकते हो और आपका क्वालिटी टीचिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सोसाइटी इस चीज़ को डिज़ायर कर रहा था, स्टूडेंट्स कम्युनिटी ये डिज़ायर करी थी। और जब हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आए अपने स्टूडेंट्स के लिए तो सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोगों ने क्या 7 पॉइंट्स टोटली कवर किए। कौन कौन से पॉइंट थे? पहला था प्रोडक्ट इकोनॉमिक मोटिव, दूसरा था प्रोडक्टिव, तीसरा था इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फिर चौथा क्या था? रैशनल यूज। रैशनल यूज ऑफ व्हाट? रैशनल यूज ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर है बिजनेस का। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बिजनेस है
जो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 500 करोड़ रुपीज़ कमा रहा है और अपने 10th ईयर ऑफ बिजनेस में अगर मान लीजिए वो 1000 करोड़ कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए उसका एक ग्रोथ तो हुआ है, राइट। यही ग्रोथ अचीव कराना कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ में, ये ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, समझ में। लीगली वैलिड क्या मैंने आपको क्या बताया था कि लॉफुल होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का दर्जा नहीं मिलता। और सोशली डिज़ायरेबल का मतलब मैंने आपको बताया कि इट इज़ डिज़ायर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय दी सोसाइटी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फाइन। अब आपको हेडिंग लिखना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हेडिंग डालिए, यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ economic activities, types of economic activities, fine. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लिखिए, सबसे पहला लिखिए नंबर 1, लिखिए बिजनेस। दूसरा लिखिए प्रोफेशन, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लिखिए मेरे साथ आप लोग। सबसे पहले बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखिए it is concerned with production and it is concerned with production and exchange of production and exchange of goods or services or both. It is concerned with production and exchange of goods or services or both with the objective of earning profit, क्या लिखा मैंने? It is concerned with the production and exchange of goods and services or both with the objective of earning profit. ठीक है, देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस बेसिकली क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ कवर है। बिजनेस का मतलब होता है आइदर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप दोनों ही प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर एक्सचेंज कर रहे हो। और ये एक्टिविटी आप क्यों कर रहे हो? योर मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट, फाइन। तो आपको बिजनेस क्या होता है आपको पता चल गया, क्लियर हो गया, फाइन। अब चलिए ये मैं आपको बेसिक ढंग से समझा रहा, फिर हम लोग जब ये टॉपिक अभी आगे आएगा तो उसको और भी डिटेल में कवर करेंगे। आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्रोफेशन? लिखिए इट इज़ एप्लीकेशन, रादर it is an occupation which involves application of specialized. It is an occupation which involves application of specialized knowledge and skills. Specialized knowledge and skills. Specialized knowledge and skills.
It is an occupation which involves application of specialized knowledge and skills. इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है. एक बार इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सेलिंग ऑफ गारमेंट्स, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है. इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं और इसका एग्जाम्पल भी अपने लिख लेते हैं. सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड, सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, chartered accountant, lawyer, doctor is an example of प्रोफेशन. देखिए क्या होता है ना, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जहाँ आपको क्या करना पड़ता है, अपना स्पेशलाइज नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है. कोई भी आदमी सीए नहीं बन सकता. सीए उसी को अपने बोल सकते हैं जिसके पास डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसका डिग्री है विच इज़ इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट वगैरह की स्पेशलाइज नॉलेज होती है, राइट. ही इज़ नॉट अ कॉमन पर्सन, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट मीन्स ही हैज़ अ स्पेशलाइज नॉलेज. तो अगर वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स वगैरह तो अपने बोल सकते हैं ही इज़ अ प्रोफेशनल. सेम गोज़ विथ लॉयर एंड सेम गोज़ विथ डॉक्टर. तो लॉयर और डॉक्टर वगैरह के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है, एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन के परव्यू में उनको काउंट करते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? देखिए एम्प्लॉयमेंट मीन्स an economic activity where an employment means an economic activity means an economic activity where people work for others, where people work for others in exchange for some remuneration. एग्जाम्पल लिख लीजिए. An accountant working for Reliance. An accountant working for Reliance, Tata, Infosys, एक्सेट्रा. समझ में आया? तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया एम्प्लॉयमेंट का. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? इन एक्सचेंज ऑफ फॉर सम रेम्यूनरेशन. मतलब आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है
कि रेमुनरेशन अर्न करना है। मान लीजिए कोई भी अकाउंटेंट है या फिर इंजीनियर है, अगर मान लीजिए कोई रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस या किसी के भी अंडर अगर काम करता है और उसको एक्सचेंज में क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, तो अपने क्या बोलते हैं, ही इज़ इनटू एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? तो एक बार रिवाइज करते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे अभी वी वर स्टडिंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हम लोग क्या बात किए थे कि बिजनेस बेसिकली क्या है, इट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब अगर आप बिजनेस करो तो इसका मतलब आप क्या करो, आइदर आप प्रोडक्शन करो या फिर एक्सचेंज करो क्या, गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। समझ में? मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे क्या बताया था, सेलिंग ऑफ गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, आयरन एक्सेट्रा। ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। प्रोफेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स। मैंने आपको बताया था कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, अगर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को, तो ऑब्वियसली ही एक्वायर्ड स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स विच इज़ अप्लाइंग इन हिज पर्टिकुलर वर्क। तो जो भी प्रोफेशनल होता है उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स होती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं, और वो प्रोफेशन के पर्व्यू में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया था, सर्विसेज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर एक्सेट्रा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एन एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर पीपल वर्क फॉर अदर इन एक्सचेंज फॉर रेमुनरेशन। अगर कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग अगर किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है और उसको एक्सचेंज में रेमुनरेशन मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर चीज़ एम्प्लॉयमेंट के अंडर कवर होगा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, कोई भी अकाउंटेंट, इंजीनियर या फिर कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो वी सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। क्लियर हुआ? फाइन। देखिए एक बार फीचर्स प्रोफेशन का एक बार पढ़ लेते हैं कि देखिए फीचर्स क्या है प्रोफेशन का, एक बार लिख लेते हैं। लिखिए फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, हेडिंग डाल दीजिए, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। एक एक करके आपको सारा पॉइंट लिखना है। लिखिए नंबर 1, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा लिखिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा लिखिए फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चौथा लिखिए प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। पांचवा लिखिए सर्विस मोटिव, पांचवा लिखिए सर्विस मोटिव, पांचवा लिखिए सर्विस मोटिव। 6 लिखिए कोड ऑफ कंडक्ट, 6 लिखिए कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस या फीचर्स ऑफ प्रोफेशन रादर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी प्रोफेशनल जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसोसिएशन के अंदर होता है, या फिर और ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन प्रोवाइड्स इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैं आपको एग्जांपल है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है जो कि किस एसोसिएशन के अंदर, द नेम ऑफ द एसोसिएशन इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI itself is what? It's a specialized body of knowledge of accountancy. अकाउंटेंसी में जितने रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी बनते हैं उसको कौन इशू करवाता है, उसको इशू कराता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, तो वो एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर आता है जो कि ICAI
जो कि अकाउंट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में बात करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है, देखिए प्रोफेशनल में कोई भी फ्रीली एंटर नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना, तो आप ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो। ऐसा नहीं हो कि आज आप सोचे आप डॉक्टर बन गए और कल बन गए, आपका मन का चीज़ नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है, कुछ पैरामीटर्स फुलफिल करना पड़ते हैं, तभी आपका उस पर्टिकुलर जगह में एंट्री होता है, नहीं तो नहीं होता। फिर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी प्रोफेशनल को क्या चाहिए, एक स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। आपको कोई भी प्रोफेशनल के पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है और स्पेशलाइज स्किल्स होती है, ठीक है। वो स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स के बदौलत ही वो क्या बनता है, प्रोफेशनल बनता है। उसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी उसके पास वो नॉलेज और स्किल्स आ पाती। नहीं तो कोई भी आदमी चाहे तो ऐसे ही बस प्रोफेशनल नहीं बन सकता। प्रोफेशनल एसोसिएशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देखिए ICA बोल के एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोल के एक बॉडी है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को क्या करती है, कंडक्ट करवाती है, और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको ICA के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी उनको ICA माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। और कहीं पे भी आप, और कोई भी बॉडी इंडिया में CA नहीं कंडक्ट करा सकती। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कौन कंडक्ट कराता है, सिर्फ और सिर्फ ICA, तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया। सिमिलरली गोज विथ लॉयर्स, जितने भी लॉयर्स है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, अगर वो एडवोकेट वगैरह बनते हैं। सेम गोज विथ मेडिसिन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल बॉडीज़ है, समझ में आया। ICSI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं मतलब इसी के अंडर सारे कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं। तो ये CS वगैरह की क्या होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्वियसली अपना फीस वगैरह अर्न करना तो होता ही है, बट इनका ये क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस रेंडर करते हैं, समझ में आया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, अपने क्लाइंट्स को मैं क्या करूँगा, सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, जिसके कारण क्या होगा, उनका भी कहीं ना कहीं मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल, और मुझे रेमुनरेशन मिलता है उनसे, फाइन। नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए हर एक प्रोफेशनल का ना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, समझ में आया। उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाके वो लोग क्या कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको शायद आपको आई एम श्योर आपको याद होगा, अगर आपने मूवी देखी है कबीर सिंह बोल के। कबीर सिंह में क्या होता है कि जो कबीर सिंह होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक वो अल्कोहल कंज्यूम करके वो चले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो ऑपरेशन करते हैं। हालांकि ऑपरेशन वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन एक ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कोई भी काम के टाइम में नशा नहीं कर सकता, जिसके कारण वो जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इनके कारण उनको सज़ा भी होती है, राइट। तो वैसे ही हर एक प्रोफेशनल का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को लोग क्या कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। कहीं ना कहीं परफॉर्म का अपने कामों का, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने का एक कोड होता है, उसको उनका मेंटेन करना ज़रूरी है, फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग आज क्या क्या आपके बड़े, हम एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े सबसे पहले नेचर, चैप्टर का नाम था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, उसका आज हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने क्या बात की थी, द एक्टिविटीज़ विच कैन बी परफॉर्म ओनली बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कब तक कैरी कर सकते हैं, मतलब कब तक उसको परफॉर्म करना पड़ता है, आंसर इज थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ। जब तक ह्यूमन लाइफ होगी तब तक आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ही पड़ेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो होती है उसका दो ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का दो ऑब्जेक्टिव होता है। पहला क्या था, फर्स्ट वन वाज मनी एंड सेकंड वन वाज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको बताया था कि मैं टीचिंग करता हूँ, ऑब्वियसली मुझको आपसे फीस मिलती है, तो कहीं ना कहीं मेरा मॉनिटरी बेनिफिट तो फुलफिल हो ही रहा है। सेकेंडली मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इट्स अ पैशन फॉर मी, फाइन। तो मेरे को पढ़ा के काइंड ऑफ एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, तो ये मेरे लिए क्या है, इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में फिर हम लोग बात किए थे। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर दो एक्टिविटीज़ आती है,
पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वाई इज़ इट अंडरटेकन? इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर वाई सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम लोग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सके, हम लोग अपना लिविंग अर्न कर सकते हैं। हमारा कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव ज़रूर छुपा होना चाहिए, मॉनिटरी बेनिफिट ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाया था कि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट एंड क्रिएट वेल्थ, बताया था मैंने। फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ कवर हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्जाम्पल मैंने तौर पे बताया था कि जैसे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, राइट। अगर कोई लॉयर है, अगर वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फीस मिलेगा अपने क्लाइंट से। कोई टीचर है जो कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाता है तो उसको सैलरी मिलेगा। ये सब परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा क्लासिफिकेशन था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है बेसिकली? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ टेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। आपका कोई भी बिजनेस का नहीं रहता, अगर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे आपका सोशल, रिलीजियस और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न लव, सिंपैथी, रिलीजियस एंड पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना या फिर आपकी मतलब आध्यात्मिक भावनाएं जिसको हम लोग रिलीजियस फीलिंग्स बोलते हैं, सिंपैथी, आप इमोशंस, आपका अफेक्शन, लव वगैरह, ये सब कहाँ कवर होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि जैसे आप मान लीजिए अपने फैमिली के साथ डिनर ले रहे हो या फिर अपने फैमिली के लिए खाना बना रहे हो या फिर अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, ये सब क्या है? ये परफेक्ट एग्जांपल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, समझ में आया। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। पहला था इकोनॉमिक मोटिव। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम और वेल्थ कमाना, तो ये एक इकोनॉमिक मोटिव के साथ ही रहता है। प्रोडक्टिव, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि देखिए इसका ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करना। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और रैशनल यूज़ का मतलब बताया था कि अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में ऑप्टिममली यूज़ करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज को रैशनल यूज़ बोलते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मैंने बात किया था कि आज मान लीजिए कि प्रेजेंट में आप 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करें और 10 साल बाद 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करें तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। इस ग्रोथ को अटेंड करना ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ ही इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाया था लीगली वैलिड होना चाहिए। देखिए कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ टू बी लॉफुल, ठीक है। सोशली डिज़ायरेबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना सोशली डिज़ायरेबल होना चाहिए। सोशली डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है? इट शुड बी डिज़ायर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। मैंने आपको पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस का इंपॉर्टेंस बताया था कि ये स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है। स्टूडेंट्स ने इसको डिज़ायर भी किया था और हमारे कोर्सेज को एक्सेप्ट भी किया, तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने बात की थी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बिजनेस क्या होता है? इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी एक्टिविटी करो जैसे प्रोडक्शन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर दोनों के लिए और आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको बताया था कि गारमेंट सेल करना, स्टील आयरन मैन्युफैक्चर करना एक्सेट्रा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के बारे में क्या बात की थी मैंने? इट इज़ एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। कोई भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जिसमें आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स का एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? प्रोफेशन होता है। मैंने डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह का सर्विसेज के बारे में बताया था। फिर था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे आप किसी के अंडर में काम करें और आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको एक्सचेंज में क्या मिल रहा है? रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया था कि कोई भी अकाउंटेंट या फिर कोई भी मतलब इंजीनियर वगैरह जो है वो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, उनको एक्सचेंज में रेमुनरेशन मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर होगा। फिर हम लोग फीचर्स ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स था?
एक था स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा था फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चौथा था प्रोफेशनल एसोसिएशन, फिफ्थ था सर्विस मोटिव और सिक्स था कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बताया था कि कोई भी प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने आपको सीए का एग्जांपल दिया था कि इट्स स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, लॉयर्स के पास लॉ का स्पेसिफिक नॉलेज होता है, डॉक्टर के पास हेल्थ का स्पेसिफिक नॉलेज होता है। तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशनल का एक अपना स्पेशलाइज बॉडी होता है नॉलेज का। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैंने आपको बताया था, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, इसका कुछ पैरामीटर्स होता है तभी आप बन पाओगे। तीसरा था आपको कोई भी प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर एक प्रोफेशनल का एक अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। सीए का मैंने आईसीआई बताया था, लॉयर्स का बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताया था, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती है, इसका अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। सर्विस मोटिव मैंने बताया था कि हर एक प्रोफेशनल का ये सर्विस मोटिव क्या होता है। सर्विस मोटिव हैज़ टू बी, मतलब सर्विस मोटिव तो होना ही चाहिए। जैसे मैं बताया मैं सीए हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को अकाउंटेंसी बेस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट के मैंने बताया था कि हर एक प्रोफेशनल के ना डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।